तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पदार्थ की अवस्थाओं को डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो पदार्थ की अवस्थाओं को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम जानते हैं बेसिकली पदार्थ की जो मूलभूत होती हैं, जो मूलभूत अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य भाषा में हमसे कोई पूछेगा, हम बचपन से पढ़ा है कि 3 अवस्थाओं में होता है पदार्थ, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं मैम? तो पहला तो होता है ठोस, ठोस होता है। एक होता है द्रव, द्रव ये द्रव में अलग है, ये द्रव है, एक लिक्विड। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। एक होता है क्या? गैस। और यहाँ पे आज क्योंकि हम यहाँ पे मॉडर्न केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, हम उसको आधुनिक रसायन की ओर लेके जाएंगे, तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं और एक्सप्लोर हो चुकी हैं। 4th है प्लाज्मा और 5th है BEC। BEC क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज BEC। तो ये हमारी 4th स्टेज ऑफ मैटर है। इस प्लाज्मा, ये रक्त वाला प्लाज्मा नहीं है, स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेज ऑफ मैटर है। एंड दिस इज 5th स्टेज। तो 4th स्टेज देख ली, 5th स्टेज देख ली। अब लेकिन बेसिकली यदि हमें मूलभूत पूछेगा, जो हमारी हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, मूलभूत होती है ठोस, द्रव, गैस। और जब इन्हीं में कुछ विशेष तापमान पे या विशेष दाब में परिवर्तन हो जाता है तो ये अवस्थाएं फॉर्म होती हैं। लेकिन अभी प्लाज्मा का जैसे बहुत ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है, करंट में प्लाज्मा भी चर्चा में रहा है, तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो शुरू करते हैं हमारा पढ़ना। सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस के बारे में जैसे कि हम जानते हैं क्या है ठोस, तो हमने जैसे लक्षण देखे यहाँ पे द्रव्य के, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो क्या क्या थे हमारे लक्षण? पहला तो क्या हो, ठोस। पहला क्या होना चाहिए? आकर्षण। दूसरा क्या होना चाहिए? अंतर आणविक बल। तीसरा क्या होना चाहिए? अंतर आणविक स्थान। ये बहुत बेसिक है। क्या होगा? ठोस के कण हम जानते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जो बल है, अब जैसे हमने देखा जितना ज़्यादा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा ये बल होगा, तो ये भी इसमें मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और तीसरा स्थान, मतलब जितने ज़्यादा कण क्या है पास पास है, स्थान क्या होगा? कम होगा, मिनिमम। ये तो हो गई बेसिक बात। इम्पॉर्टेंट क्या हम पढ़ते हैं, 5th पॉइंट पे आते हैं। तो 5th क्या है? ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है ना। घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ये भी हम इसी से रिलेट कर लेंगे, बल ज़्यादा है, स्थान कम है, तो घनत्व क्या है? ज़्यादा। 5th हम देखेंगे ठोसों के गलनांक बिंदु बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। गलनांक बिंदु मतलब क्या है? मेल्टिंग। गलनांक बिंदु भी उनके क्या होंगे? मैक्सिमम होते हैं या अधिक होते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मैटर क्या है? मैटर हमारा वो है जो अपने ऊपर हो रहे परिवर्तन को, चेंज को रेजिस्टेंस करे या रेजिस्ट करे, प्रतिरोध करे। रेजिस्ट करे मतलब उसको रेजिस्ट नहीं करे, सॉरी, उसका प्रतिरोध करे, विरोध करे, है ना। तो जैसे ये सॉलिड है, अब सॉलिड के लिए हम चेंज कर रहे हैं, इसको परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। बिना ऊर्जा दिए तो वो होगा नहीं। अब इसको गलाना है, इसको गलनांक नहीं, मतलब किस फॉर्म दी जाएगी ऊर्जा? ताप दिया जाएगा। तो यदि इसके कण पास पास हैं, स्थान बहुत कम है, तो इसको बहुत ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। उसी सेंस में हम देख रहे हैं कि इसके गलनांक बिंदु क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तीसरा हम क्या देख सकते हैं? ठोसों में ताप का क्या प्रभाव है? ताप का प्रभाव, है ना, ये तो यही आ गया। ताप का प्रभाव क्या है? अधिक ताप देना होता है। अधिक ताप पर परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, है ना। ठोस क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ताप देने पर उनमें चेंजेस फील होता है, या बहुत ज़्यादा ताप देने पर उनको परिवर्तन प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दाब का प्रभाव। क्या होगा? दाब पे कैसे रिएक्ट करेगा? तो दाब का प्रभाव क्या होगा? तो ठोसों के बारे में एक चीज याद रखना, ये इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड्य है। असंपीड्य
मतलब हम यदि प्रेशर के फॉर्म में देखें तो ठोस को प्रेस नहीं किया जा सकता, प्रेशर करके आप इसके कणों में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब दाब का प्रभाव क्या है इन पर नहीं। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे ठोस के बारे में देखी, बहुत ही बेसिक है, उसके बारे में हम पढ़ते आए हैं इसको। बस इसके गलनांक बिंदु से कभी कभी क्वेश्चन आता है, और ये नहीं आता कि कैसा है गलनांक बिंदु, कम है ज़्यादा, ये आता है किस पदार्थ का कितना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लोहा है ना, लोहा है, हीरा है, तो लोहे का कितना है 1538 से 1540 के बीच होता है ना। नेक्स्ट क्या है, हीरा है, तो हीरा का 4037 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से 1-2 को लेके, और आप गूगल करके भी 1-2 को, जैसे पारा है, टिन है, उसका आप डिस्कस करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है। यदि हम टेक्निकल का एग्जाम दे रहे हैं या साइंस में, बेसिक है साइंस में, इसको पढ़ लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि जिसका कितना होता है, थोड़ा सा डिस्कशन कि कितना मैं मेंटेन करूँगा। चलो, तो ये हो गया ठोस। उसके बाद आता है द्रव। द्रव वही ठोस से रिलेट कर लेंगे, द्रव। अब जब ठोस है, ठोस में क्या है, बल सबसे ज्यादा है, तो ठोस से कम आकर्षण, ठोस से कम आकर्षण, और ठोस से कम अंतर आणविक बल, ठोस से कम अंतर आणविक बल, ठोस से ज्यादा अंतर आणविक स्थान, ठोस से अधिक अंतर आणविक या मॉलिक्यूलर स्पेस ना, ये द्रव है। लिक्विड किस तरह से प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ठोस से कम अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन ठोस से कम होगा, ठोस से कम अंतराण्विक बल, अंतराण्विक भी बल भी ठोस से कम होगा, और ठोस से अधिक अंतराण्विक स्थान। फोर्थ चीज देखेंगे, ठोस से कम घनत्व होगा, ठोस से घनत्व भी क्या होगा, डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, ठोस से घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या होंगे, असंपीड्य होंगे, मतलब यदि हम इन पे ताप का प्रभाव देखें तो ठोस से तो इनको कम ही ताप लगेगा। देखो बेसिकली किसी भी चीज को जब हम ताप देते हैं ना, तो क्या होता है, इसका फॉर्मेशन देखना जरूरी है। जैसे कि हमारा कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है ना, इसको जब हमें ताप दे, बाहर से हम इसको क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे, जब उसको हम ताप देंगे, तो द्रव है, सब द्रव है, तो हम इसको ताप देंगे ना, तो इसके जो कण हैं वो आपस में दूर दूर जाएंगे ना, कणों के बीच में क्या हो जाएगा, अंतर आणविक स्थान बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम ताप देने का मतलब ये, जैसे आप ठोस को ताप दोगे तो वो लिक्विड बनेगा, क्योंकि ठोसों में क्या होता है, बल ज़्यादा होता है, ठोसों में स्थान कम होता है, हम उसको ताप देंगे, स्थान बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। द्रव को दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो क्या होगा, यदि इसका ऐसा फॉर्म होगा कि गैस बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, हो सकता है ताप का इसमें। तो ताप का प्रभाव क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, ताप का प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, ये तो ताप का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे ताप को देखने के, तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, द्रव की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव भी देख सकते हैं यहाँ पे, दाब का, तो दाब का प्रभाव इसमें भी सेम है, ये भी असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल, ये भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ये भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक, ये हो गया हमारा द्रव। नेक्स्ट गैस के बारे में देख लेते हैं। गैस का भी सेम, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गैस में भी वही है कि गैस में भी क्या होगा, हमारा द्रव से ज़्यादा, द्रव से कम होगा आकर्षण बल, द्रव से कम होगा, और जो स्थान है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम
एंड फोर्सेस गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। बस इसमें ताप का प्रभाव देखो, जब इसमें ताप का प्रभाव होगा ना तो इसके कण भी क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जब गैस को आप गर्म करोगे तो उसके कण भी क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी कण को ताप देंगे तो उसकी क्या हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा में या एनर्जी में वृद्धि हो जाती है ना। तो ताप देने पर ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों को ऊर्जा मिलने लगती है, तो वो यहाँ वहाँ मूव करने लगेंगे और क्या हो जाते हैं, उनके बीच का जो स्थान है या जो स्पेस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे दाब का प्रभाव। अभी तक जो दो थे हमारे ठोस और द्रव का, दाब के लिए कोई भी प्रभाव नहीं दर्शा रहे थे, मतलब वो क्या करते, प्रेशर का जब भी उनमें इफेक्ट था तो वो निल था। गैस के बारे में हम देखेंगे तो गैस पे जो दाब का प्रभाव है वो होता है, गैस कैसी होती है, संपीड्य होती है, संपीड्य होती है, कंप्रेसिबल होती है, गैसेस आर द कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। तो गैस क्या होती है, संपीड्य होती है। ठोस और द्रव संपीड्य नहीं होते हैं और गैस क्या होती है, संपीड्य होती है। ये तो हो गई हमारी बेसिक स्टेट्स, सामान्य अवस्थाएं, जो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारी मॉडल है अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है, प्लाज्मा। The fourth state of matter is plasma। क्या क्या होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के बारे में कोई आपको पूछे कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो पहली लाइन तो यही बोलना है कि प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। प्लाज्मा प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ। अब ये फॉर्म कैसे होती है ना, किस तरह से फॉर्म होती है, या ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया ठोस में, द्रव में या गैस में जो प्लाज्मा बन गया, या हम उसको एक नया स्टेट ही बना दिया हमने कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो क्या है प्लाज्मा, ये क्या है, हमारा जो जो कण है, जैसे हमने किसी कण को, है ना, किसी भी का कण है, मैक्सिमम इसमें गैस का ही लेते हैं, तो किसी कण को बहुत ज़्यादा क्या दे दी, ऊर्जा दे दी, मैक्सिमम फॉर्म में क्या दे दी, मैक्सिमम क्या दे दी, उसको एनर्जी दे दी। तो ये कण क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा ना, उत्तेजित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब गैस है इसका कण में बहुत ज़्यादा हम उसको ऊर्जा दे दें तो क्या हो जाता है, वो आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत होने लगती है ना, उसके आयन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में सिंपल है, ये मैक्सिमम ऊर्जा वाले उत्तेजित कणों से मिलकर बनती है। जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये किस तरह से फॉर्म होती है, मैक्सिमम ऊर्जा वाले उत्तेजित कणों से मिलकर बनती है। जो ये स्टेट है इसमें जो कण होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज फॉर्म ड्यू टू, इट इज form due to maximum energy, है ना, अत्यधिक ऊर्जा के प्रभाव के कारण ये हमारा फॉर्म होता है। अब इसमें जो कण है, इसमें जो कण है वो कैसे होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में इसके कण होते हैं। प्लाज्मा के बारे में हमने अभी तक तीन चीज़ें देखी। पहला तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। किस तरह से फॉर्म होता है, किसी कण को बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने ऊर्जा दे दी, एनर्जी दे दी, कण उत्तेजित हो गए और किस फॉर्म में चले गए, आयन्स के फॉर्म में चले गए। तो इसके जो कण होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, आयनीकृत गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम प्लाज्मा में क्या चीज़ देख सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सामान्य जीवन में उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में जान इसलिए रहे हैं कि हमें उसका क्या करना है, उपयोग करना है, उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उसका क्या करेंगे, हमारे जीवन में उसका उपयोग करेंगे। तो इसका कहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा यूज़ अभी हो रहा है नियॉन बल्ब, नियॉन बल्ब स्टार लगा के लिखेंगे, इसको प्लाज्मा का यूज़ हो रहा है। नियॉन बल्ब में इसका यूज़ हो रहा है
क्या होगा, ये बल्ब में इसको अपन ने भर दिया, और जब उसमें पहले से तो मैक्सिमम ऊर्जा के फॉर्म में ही चल रहा है, मैक्सिमम ऊर्जा के बनने के कारण तो हमने उसको प्लाज्मा बोला है ना। जब मैक्सिमम ऊर्जा के फॉर्म में वो चल ही रहा है, नियॉन बल्ब में हमने प्लाज्मा का यूज़ किया, उसको जब बाहर से हम उसको विद्युत देंगे तो वो क्या करते हैं, चमकने लगते हैं ना। क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करने लगते हैं, चमक उत्पन्न करने लगेंगे। यहाँ पे प्लाज्मा का एक यूज हो रहा है और इसे क्या कहते हैं, चमकीला प्लाज्मा, चमकीला प्लाज्मा। तो नियॉन बल्ब में इसका यूज हो रहा है। एक और यूज हो रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी इसका यूज हो रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी इसका यूज इसी फॉर्म में हो रहा है। इसका जो गुण है वो वहाँ पे इसका प्रदर्शित है, इसका यूज कर रहे हैं। और भी बहुत जगह यूज हो रहा है, उसको हम देखेंगे तो हम इसका करंट अफेयर डिस्कस करेंगे साइंस का, तो हम इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। करंट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हुई हैं, नई चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लोर की जा रही हैं, तो हम नेक्स्ट वहाँ पे प्लाज्मा को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेट दैट इज क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC पूरा नहीं लिखूंगी। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसका जो नाम है बोस आइंस्टीन, तो किस किस के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट हम सब जानते हैं आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसका 2001 में ये हमारा क्या आया, चर्चा में आया। 2001 में क्यों चर्चा में आया, USA के तीन लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन लोगों ने इसका यूज किया और इनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। USA के तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था BEC को डेवलप करने के लिए, BEC का उपयोग करने के लिए। और इसका नाम तो किसके नाम पर रखा गया, हमारे भारत के हैं सत्येंद्र नाथ बोस, इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, भारत से है। और नेक्स्ट हमारे महान वैज्ञानिक है आइंस्टीन। तो इन दोनों के नाम पे, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पे इसका नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब जानेंगे कि क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो इसका एक परिभाषा है कि किसी गैस के कण के 10 लाखवें भाग को 10 लाखवें भाग से भी कम घनत्व की जो गैस होती है उसको क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं ना। थोड़ा कठिन है, इसको मैं लिख देती हूँ। क्या है, इस अवस्था में कण क्या होंगे, हमारे बहुत ज़्यादा कम घनत्व वाले होंगे, है ना। इसको हम लिख देते हैं कि सामान्य वायु के घनत्व के, है ना। क्या चीज़ देखेंगे हम, क्या होता है BEC, किसको BEC बोल रहे हैं, किस स्टेट को BEC बोल रहे हैं, तो वायु के घनत्व के 10 लाखवें भाग से भी, वायु के घनत्व के 10 लाखवें भाग से भी कम घनत्व वाली गैस, को जब कम तापमान पे ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, कम तापमान पर ठंडा किया जाए, उससे हमारा क्या फॉर्म होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म होता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है कि वायु के घनत्व के 10 लाखवें भाग से भी कम घनत्व वाली कोई गैस लेना है, उसको बहुत ही कम तापमान पर जब ठंडा किया जाता है तो उनके क्या बनता है, BEC बनता है या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, BEC के बारे में, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, इसका जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, द्रव की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन। अभी तक हम यही देख रहे थे ना कि क्या है द्रव। द्रव वो है जो अपने ऊपर होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। तो विरोध करेगा, लेकिन जब विरोध उसका खत्म हो जाएगा उसके तरफ से, तो क्या हो जाएगा, उसकी अवस्थाओं में अंतर परिवर्तन हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ। ठीक, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम तीन ही अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा और जो बीईसी है वो पहले से परिवर्तित फॉर्म है। प्लाज्मा और बीईसी पहले से ही परिवर्तित हो चुके हैं, तो उनका हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन नहीं देख सकते। हम क्या देखेंगे, ठोस का देखेंगे। एक हम ठोस का देख लेंगे, द्रव का और गैस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन आया। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन, द्रव का गैस में, कई बार गैस का ठोस में। तो ठोस द्रव में कैसे पिघलेगा, इसको क्या बोलते हैं, संगलन। ठीक, संगलन मतलब फ्यूजन। ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या है, वाष्पीकरण है, इवेपोराइजेशन। गैस से ठोस में जो परिवर्तन है, जो हमारी गैस है क्योंकि वो ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। और यदि हमारा गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए तो इसको भी क्या बोलते हैं, संघनन ही बोलते हैं, संघनन। ठीक, मतलब क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, तो नोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ। और गैस से ठोस में भी क्या होता है, संघनन। सॉरी ये है संघनन। और ठोस से गैस क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ये हमारी स्टेट्स हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इसको डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। ठोस जब द्रव में बदलेगा तो संकलन कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। द्रव गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा, इवेपोराइजेशन। गैस द्रव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा संघनन या कंडेंसेशन। गैस ठोस में बदलेगा तो हमारा हो जाएगा संघनन ही होगा। और ठोस जब गैस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा या सब्लिमेशन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लें तो फिर संगलन तो एक ही है, फ्यूजन हो रहा है। लाइक ठोस को भी किसी में से लोहे को हमने पिघलाया तो फ्यूज हो जाता है ना, फ्यूज हो गया मतलब मेल्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट दिया हमने उसको तो मेल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द्रव से गैस वाष्पीकरण सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पानी को टेम्परेचर देंगे हमने यहाँ से इसको पाला तो इसके कण हैं, पहले क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो दूर होंगे तो क्या हो जाएंगे, अपने स्टेट को चेंज करेंगे। हमारा टॉपिक ये है कि द्रवों की अवस्थाओं में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा मतलब जो हमारा द्रव है किसमें बदल गया, गैस में बदल गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गैस यदि द्रव में बदल जाए, अब सेम प्रोसेस हमारी चल रही है। हमने यहाँ एक ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा दिया तो जो यहाँ से ये गैस बन रहा है ये बर्तन में जाके फॉर्म हो जाएगा और क्या बना लेगा, द्रव बना लेगा वापस से। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। सिंपल है कि गैस हमने उसकी गैस को नहीं निकालने दिया, यहाँ पे चलिए वो रह गया, वो क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा कुछ उसके पार्टिकल, तो हमारा वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का तो एक ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा है आज तक अच्छे से, बाकी और भी एग्जाम्पल है हमने पढ़ा, उसको रिलेट कर सकते हैं। कपूर, कपूर ऐसा है ठोस फॉर्म में होता है और जैसे हवा में छोड़ो तो क्या बन जाता है, डायरेक्टली गैस बन जाता है बिना द्रव में बदले। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा ऊर्ध्वपातन। इतनी चीज़ें देख लेंगे, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसका आप स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसके नाम देख रहे हैं या किस तरह से ये फॉर्म होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। सिर्फ इंटर का कन्वर्जन देखना, कई बार तो ये क्वेश्चन आया है कि क्या कहलाता है, ठोस से द्रव में क्या कहलाता है, द्रव से गैस में क्या कहलाता है। हाँ, तो ये हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
ये अब आते हैं हम द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ वाष्पीकरण देखा था, वाष्पीकरण हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो वाष्पीकरण इवेपोराइजेशन, इसमें एक टर्म आती है वाष्पीकरण पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा नाम का एक शब्द आता है। क्या है गुप्त ऊष्मा? छुपी हुई ऊष्मा क्या है ना, लैटेंट हीट इसको बोलते हैं, लैटेंट। इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम वाष्पीकरण पढ़ते हैं। तो क्या होती है गुप्त ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा को हम इस तरह समझेंगे, जैसे सिंपल लेते हैं एग्जाम्पल, ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, उनके सामने इसमें टेम्परेचर दिया है, उसको टेम्परेचर देना शुरू किया, तो जैसे हमको पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमको पता है कितनी डिग्री से भी लिक्विड में पानी को यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको ताप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसके कण क्या हो जाएंगे, इतने ज़्यादा दूर हो जाएंगे, वो बर्तन में क्या करने लगे, बॉइल होने लगे, है ना। ये हमको हमेशा से पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्या, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु होता है ना। 100 डिग्री तक पानी क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है। अब जैसे बहुत देर तक ये बर्तन यहाँ पे रखा है, बहुत देर से रखा है, कंटिन्यू हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस दे ही रहे हैं, कंटिन्यू इसको देते जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, क्या इसका तापमान यदि हम 10 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस इसको दें, 10 मिनट तक, जैसे 10 मिनट पहले ये बॉयल होना शुरू हो गया था, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं 10 मिनट तक इसको देते जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, क्या इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री हो जाएगा क्या? तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी का क्वथनांक बिंदु 100 ही डिग्री सेल्सियस है, इससे ज़्यादा क्वथनांक बिंदु इसका नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम इसको कंटिन्यू हीट देते जा रहे हैं तो इसका ताप क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद स्थिर हो जाएगा। ताप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ताप स्थिर है और हम कंटिन्यू बाहर से फिर भी उसको हीट दे रहे हैं, तो ताप स्थिर होने के बाद ऊर्जा में क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझे, से कंटिन्यू पानी को बॉईल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पहले गर्म होगा, देन बॉईल होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा। मतलब क्या हो गया, ऊर्जा में वृद्धि होती गई और पानी के कण क्या बनकर गए, वाष्प बन के उड़ गए। यही चीज़ होती है ना। तो ये क्या है, ये जो ताप है, ये ताप जब स्थिर हो गया और ताप के कारण इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, और ये ऊर्जा में वृद्धि हुई क्यों, ताप के कारण, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो इसी ताप को हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, छुपी हुई ऊष्मा बोलते हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा का सिंपल सा एक फिनोमिना है यहाँ पे कि जब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ताप स्थिर हो जाता है किसी भी पदार्थ का, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू ताप देने के बाद जो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वो क्या होती है, हमारी गुप्त ऊष्मा होती है या लेटेंट हीट होती है। इसका सिंपल सा ये है, इसको हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, उसी का टॉपिक है ये हमारी गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। यहाँ से मेन हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू होता है, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में हमें दो चीजें पढ़नी है ना। द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो पहला होता है, उसमें वर्गीकरण में पहला होता है तत्व। पहला हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, तत्व के बारे में या एलिमेंट के बारे में, है ना। और दूसरा होता है यौगिक, तत्व, यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है जब हम द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पहला तो हमारा है तत्व, है ना। तत्व क्या है, मूलभूत इकाई है। तत्व इज अ मूलभूत इकाई। क्या होती है, हम जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो तत्व को हम क्यों बोल रहे हैं, इसको
मूलभूत इकाई, क्योंकि इसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा नहीं है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये तत्व है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो 1661 में रॉबर्ट बॉयल जी ने इसके बारे में बताया था। रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में बताया था। ये मूलभूत इकाई है, इसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता। ठीक, ये हो गया हमारा तत्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यौगिक। तत्व के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डेफिनेटली आगे। अभी हम यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक हमारा क्या है? यौगिक क्या है? इसमें अनुपात क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। यौगिक के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे